हेलो बच्चों, कैसे हो? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कक्षा 10 विज्ञान। तो इसमें हम पढ़ा रहे थे आपको चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तो इसमें हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक होते क्या हैं? तो हमारा जो टॉपिक है उत्प्रेरक, कैटलाइज। ये उत्प्रेरक क्या होते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करते हैं। वेग का मतलब होता है कि अभिक्रिया धीमी गति से हो रही है या तेजी से हो रही है। अगर मान लो धीमी गति से हो रही है तो उसको और धीमा भी कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं, उसको तेज भी कर सकते हैं। ये इनका काम होता है उत्प्रेरक का। तो हम जो मेन डेफिनेशन होती है वो इसकी क्या होगी उत्प्रेरक की, कि वे रासायनिक पदार्थ या वे सूक्ष्म रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं यानी बदल देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, देखिए ये है उत्प्रेरक की परिभाषा। वे रासायनिक पदार्थ, ये सूक्ष्म पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं यानी बदल देते हैं, लेकिन स्वयं यानी अपने आप उनमें खुद में अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा यह परिघटना या यह घटना या यह प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। तो उत्प्रेरण हो गया कि छोटे से पदार्थ हैं, खुद नहीं बदलते हैं। जैसे हम उदाहरण लें, सिंपल सा उदाहरण है दूध। अगर दूध से हम ज़्यादा समय तक रख दें तो फट जाता है और क्या बना लेता है, दही। अब हम दही जल्दी बनाएं तो हम इसमें फिटकरी डाल दें तो दूध जल्दी फट जाएगा और दही बन जाएगी, या आप जामन डाल दें तो वो क्या होगा, जल्दी दही में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या डाल दें, हम फिटकरी डाल देते हैं। तो ये किसका काम करती है फिटकरी? यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रही है। यहाँ पर ये क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। और ये क्या बना है, उत्पाद बना है। ये हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो फिटकरी का काम क्या है कि अभिक्रिया की गति को तेज करना, उसको बढ़ा देती है जिससे दही जल्दी बन जाती है। या और कोई एग्जाम्पल ले हम यहाँ पर, जैसे वनस्पति तेल है ना, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, इसका हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। हमें वनस्पति तेल से घी बनाना है ना, डालडा घी या क्या बोलते हैं, वनस्पति घी बनाना है। तो इसका हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है और यहाँ पर क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है। ये हाइड्रोजनीकरण भी कहलाती है ना। तो ये हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अब ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, बहुत स्लो होती है। तो इसको तेज करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम निकिल का चूर्ण डाल देते हैं। निकिल चूर्ण यानी धातु का चूर्ण डाल देते हैं। तो यहाँ पर धातु का जो चूर्ण है वो किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, उत्प्रेरक। तो ये क्या करता है, जैसे इस चूर्ण को, निकिल धातु के चूर्ण को डालते हैं तो घी जल्दी बन जाता है और अभिक्रिया तेजी से संपन्न हो जाती है। तो इस तरह से हम ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक अपना काम करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि अभिक्रिया को बढ़ा भी दें, ये अभिक्रिया को घटा भी सकते हैं, उसको धीमा भी कर सकते हैं। तो इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उत्प्रेरकों की, तो इसके बाद वो पढ़ेंगे। उत्प्रेरकों की विशेषताएं यानी उत्प्रेरक के गुण, यानी ये इसमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं उत्प्रेरक की विशेषताएँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्प्रेरक के गुण। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है 10th क्लास में, बहुत ज़रूर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको अच्छे से करना है। इसमें क्या पूछ रहा है, उत्प्रेरक या उत्प्रेरण किसे कहते हैं। अभी हमने डेफिनेशन लिखी थी इसकी, वही दोनों की परिभाषा है। उत्प्रेरक यानी वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं।
उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। परिभाषा हो गई। उत्प्रेरक की विशेषताएं या गुण लिखिए। तो उत्प्रेरक की विशेषताएं सबसे मेन क्या होती है, यहाँ पर हम डालते हैं विशेषताएं, उत्प्रेरक की विशेषताएं ऐसे लिखेंगे, या उत्प्रेरक के गुण। तो क्या होते हैं इसमें, पहला गुण तो इसका खुद का यही है कि ये स्वयं परिवर्तित नहीं होता है, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। तो इसका पहला गुण क्या होता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है तथा स्वयं, यानी इसमें स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्वयं अपरिवर्तित रहता है, यानी इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जितना है उतना ही रहेगा। ये इसकी विशेषता हो गई, पहली विशेषता हो गई। नेक्स्ट विशेषता है कि उत्प्रेरक क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो हम उसको बाहर से डालते हैं, तो उसकी जो मात्रा होती है बहुत ही सूक्ष्म होती है। अब जैसे मान लो हमें दूध को दही में बदलना है तो फिटकरी की थोड़ी सी मात्रा उसमें डाल देते हैं, या जामन थोड़ा सा डाल देते हैं, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो क्या होगा इसका विशेषता, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। इस तरह से हम इनकी विशेषताएं लिखते जाते हैं। उत्प्रेरक की बहुत ही कम मात्रा अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देती है। इनको लिखते चलो साथ साथ। देखिए ये हैं उत्प्रेरकों की विशेषताएं, उनके गुण क्या क्या हैं अभी बताया हमने। पहली विशेषता है उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि घटाता है या बढ़ाता है, दोनों में से कोई सा भी काम वो कर सकता है, और स्वयं के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात खुद अपरिवर्तित रहता है, यानी दूसरों को बिगाड़ता है, खुद नहीं बिगड़ता है ना। उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है, यानी वो थोड़ा सा ही काम करता है कि तो उसकी सूक्ष्म मात्रा ही पूरी अभिक्रिया को प्रभावित कर देती है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उसके लिए जो उत्प्रेरक होगा वो उसका विशिष्ट उत्प्रेरक होगा। वो उत्प्रेरक और कहीं जगह पर काम नहीं आ सकता है। जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि जैसे हम वनस्पति तेल है और उसका हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, वहाँ पर निकेल धातु की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। अगर उसकी जगह कोई दूसरा धातु हम यूज करें तो वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, यहाँ लिखते हैं नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन, दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये, ठीक है। ये किसकी उपस्थिति में होती है, Fe व MO धातु की उपस्थिति में कराई जाती है। उच्च ताप और उच्च दाब पर क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। संतुलित कर देते हैं तो यहाँ पर 3 लगा देते हैं, ठीक है। अभिक्रिया को समझो, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, और ये क्या है हमारे उत्प्रेरक, ठीक है, कैटलाइस्ट हैं। तो ये क्या काम करते हैं, अगर हम FeMO को इस अभिक्रिया में नहीं डालते हैं तो अमोनिया बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, यानी अभिक्रिया तेजी से नहीं होगी। अभिक्रिया को फास्ट करने के लिए इसमें उत्प्रेरक को डाला जाता है। अब उत्प्रेरक कितना डालें कि उत्प्रेरक हम थोड़ी सी मात्रा ही डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते हैं, सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, अर्थात एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमोनिया बनती है वो FeMO की उपस्थिति में ही बनेगी, इसके बिना इसकी जगह पर हम कोई दूसरा उत्प्रेरक नहीं ले सकते, यानी FeMO कोई दूसरी अभिक्रिया को भी उत्प्रेरित नहीं कर सकता। जैसे अब हमारे जो विटामिन डी है शरीर में बनती है, वो कैसे बनती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य का प्रकाश भी ये नहीं कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए और कम भी ना हो, है ना, तो वो भी इफेक्ट होता है। यहाँ पर देखो उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, यानी ये अभिक्रिया यहाँ से शुरू हुई
तो इसके लिए इनकी ज़रूरत नहीं थी। जब ये अभिक्रिया शुरू हो गई उसके बाद हम इसको बाद में डालते हैं तो उत्पाद बनता है। यानी प्रेरक का काम क्या होता है कि अभिक्रिया को शुरू करना नहीं होता, सिर्फ होता है कि जैसे अभिक्रिया शुरू हुई उसको पुश करना या पुल करना, है ना, तेज करना या धीमा करना होता है। उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर अत्यधिक क्रियाशील होता है, ये मेन पॉइंट है इसका। निश्चित ताप पर यानी हर उत्प्रेरक का टेम्परेचर निश्चित होता है। अगर हम ताप को ज़्यादा बढ़ा दें तो उत्प्रेरक हमारा नष्ट हो जाता है और अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है, और ताप को कम कर दें तो वो निष्क्रिय हो जाता है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जो विटामिन डी हमारे शरीर में जनरेट होती है, बनती है किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य का प्रकाश क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, यानी ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए। तो हम यदि दोपहर को धूप में बैठ जाएं तो तब हमारे शरीर में विटामिन डी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो जो उत्प्रेरक है उसका कैटलाइस्ट है वो नष्ट हो जाता है और विटामिन डी नहीं बन पाती है। ऐसे ही जो उत्प्रेरक होते हैं एक निश्चित ताप पर ही काम करते हैं। ताप बढ़ाने पर इनकी क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है। प्रभावित का मतलब है घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है और नष्ट भी हो सकती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, यानी ये रिवर्सिबल अभिक्रिया है। अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बनाते हैं। अमोनिया अपघटित होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनाती है, दोनों दिशाओं में चल रही है। तो इसमें उत्प्रेरक कौन है? FeMO। ये क्या कह रहा है यहाँ पर? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक दोनों अग्र व प्रति, आगे चलने वाली और पीछे चलने वाली अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। यानी जितनी तेजी से अभिक्रिया आगे बढ़ती है उतनी ही तेजी से अभिक्रिया पीछे की ओर आएगी इनकी उपस्थिति में। तो ये तो हो गए हमारे उत्प्रेरक के गुण। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगी उत्प्रेरक का वर्गीकरण, कि उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उत्प्रेरक होते हैं। तो उत्प्रेरकों का वर्गीकरण भी कई तरह से किया गया है, जैसे भौतिक अवस्था के आधार पर, मिश्रण के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे उत्प्रेरक का वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर, तो भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव व गैस। इन तीनों अवस्थाओं के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो 2 तरह से वर्गीकरण होता है। पहला है इसका समांगी, समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरक या उत्प्रेरण भी बोल सकते हैं इसको, समांगी। तो समांगी उत्प्रेरण क्या होता है कि इसमें समांगी उत्प्रेरक वे होते हैं जब रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले उत्प्रेरक, अभिकारक व उत्पाद कौन 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 होते हैं। जैसे ये तीर का निशान है, यहाँ पर कौन होता है? उत्पाद होता है। यहाँ पर कौन होता है? अभिकारक होता है। ठीक है, यहाँ पर कौन होता है? उत्प्रेरक होता है। ठीक है, ये तो इनकी स्थिति है तीनों की, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद। समांगी उत्प्रेरक किसे कहेंगे? कि जब तीनों की भौतिक अवस्थाएं, जैसे मान लो इसकी सॉलिड है, इसकी भी सॉलिड है और इसकी भी सॉलिड है, तो ये तीनों की भौतिक अवस्थाएं ठोस 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 हो तो उसे कहते हैं समांगी उत्प्रेरक, है ना। और यदि इन तीनों में से किसी एक की बदल जाती है, यानी उत्प्रेरक की इनसे भिन्न हो जाती है, तो उसे कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं यहाँ पर कि समांगी उत्प्रेरक क्या होता है कि देखिए डेफिनेशन हो गई, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, क्रियाकारक, अभिकारक या क्रियाकारक भी बोलते हैं, वह उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान हो, यानी या तो तीनों ठोस अवस्था में हो, या तीनों द्रव अवस्था में हो, या तीनों गैस अवस्था में हो, तो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा यह घटना समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। तो ये परिभाषा आ जाती है कि समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण हम लें यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस में ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है
ये क्या बनाती है, SO3 बनाती है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाती है। किसकी उपस्थिति में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में, NO की उपस्थिति में। तो यहाँ पर देखो कि ये तीनों चीज़ें, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, यहाँ पर पहले इसको संतुलित कर दो। संतुलित करना तो तुम्हें आता ही होगा, तो भाई पहले भी बताया था। ये S कितना है यहाँ पर 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, उधर कितने हैं 3, तो 3 ऑक्सीजन है। तो इनको संतुलित करने के लिए ऐसे उचित गुणांक से गुणा करते हैं ताकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो जाए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 लगा के देखते हैं, 2 या 3 से ज़्यादातर अभिक्रियाएँ संतुलित हो जाती हैं। तो हमारे सल्फ़र कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ एक ही सल्फ़र है तो यहाँ भी क्या लगा देते हैं 2। तो सल्फ़र तो 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूनी 4 और 2 6, यहाँ हो गए 3 दूनी 6, संतुलित हो गई अभिक्रिया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है NO की उपस्थिति में, तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनाती है। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये गैस अवस्था में है। किस अवस्था में है, गैस। ये ऑक्सीजन भी क्या है, गैस अवस्था में है। और उत्पाद है वो भी क्या है, गैस अवस्था में है। उत्प्रेरक क्या है, ये भी गैस अवस्था में है। तो यहाँ पर देखो तीनों किस अवस्था में है, तीनों गैस अवस्था में है। अभिकारक ये क्या कहलाते हैं, अभिकारक यानी क्रिया करने वाले, क्रियाकारक भी कहते हैं। और ये हो गया हमारा उत्पाद, और ये हमारा ऊपर क्या लिखा हुआ है, उत्प्रेरक। अब तीनों की अवस्था कैसी है, अभिकारक भी किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। उत्पाद भी किस अवस्था में है, गैस अवस्था में। और उत्प्रेरक भी क्या है, गैस अवस्था में है। तो ये कहलाता है समांगी उत्प्रेरण। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम पढ़ाएंगे विषमांगी उत्प्रेरण। एक एक एग्जाम्पल ही बहुत है, तो आप इतना कर लोगे तो भी अच्छा है। एक एक एग्जाम्पल तो याद कर ही लेना। इसका एक एग्जाम्पल और करा देते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, कई बार आ जाता है, कन्फ्यूजन स्थिति होती है। हम कर लेते हैं मैथिल एसीटेट लेते हैं या एस्टर का जल अपघटन कराते हैं। जैसे मैथिल एसीटेट लिया हमने यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, इसका नाम है मैथिल एसीटेट। ये क्या होता है, ये द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड। मैं L लिख रहा हूँ यहाँ पर, द्रव, L का मतलब होता है लिक्विड यानी द्रव अवस्था में है। इसका जल योजन कराते हैं H2O। H2O किस अवस्था में है, ये भी द्रव अवस्था में है, लिक्विड है। क्यों भाई, इतना तो जानते ही हो। दोनों अभिक्रिया करते हैं आपस में, किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में। ये क्या लिखा हुआ है, AQ लिखा हुआ है। AQ का मतलब होता है जलीय विलयन, यानी इन पानी को और इसको दोनों को मिलाते हैं तो जलीय विलयन बन जाता है। जब इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं तो अम्ल और अल्कोहल बनते हैं। यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया अम्ल और प्लस में अल्कोहल। इस तरह से ये बनते हैं मेथेनॉल। ये क्या है, अल्कोहल। ये कैसा होता है, लिक्विड अवस्था में, ये भी लिक्विड अवस्था में। तो यहाँ पर देखो ये दो अभिकारक हैं, ये भी द्रव अवस्था में है, और ये भी उत्प्रेरक है, ये भी द्रव अवस्था में है, और ये दोनों उत्पाद हैं, ये भी द्रव अवस्था में है। इस तरह से इन्हें कहते हैं समांगी उत्प्रेरण या समांगी उत्प्रेरक अभिक्रियाएं कहते हैं। यह है विषमांगी उत्प्रेरक। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक व उत्पाद तीनों में से किसी एक या तीनों की या दो की भौतिक अवस्था भिन्न हो तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक तथा यह घटना विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। इसका मतलब ये है कि उसमें तो हमने ये देखा कि सबकी भौतिक अवस्था एक जैसी होनी चाहिए, और यहाँ पर किसी एक की अगर यदि अलग हो जाती है तो विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे हम बात कर रहे थे, उदाहरण है N2 प्लस में H2। ये अभिक्रिया होती है FeMO की उपस्थिति में और क्या बनाता है, NH3। तो यहाँ पर ये जो अमोनिया गैस बनती है, ये क्या है, अमोनिया। ये क्या होती है, गैस अवस्था में होती है। क्या होती है, गैस अवस्था में। और ये दोनों क्या है, ये हैं ठोस अवस्था में। उत्प्रेरक कैसे हैं, ठोस हैं।
अभिकारक कैसे हैं, ये भी गैस अवस्था में है और ये भी गैस अवस्था में है। तो देखो ये अलग हो गया, ये गैस, ये भी गैस, ये ठोस हो गया। इसी तरह से और उदाहरण है, जैसे वनस्पति तेल, ये लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, इसका हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, ये गैस अवस्था में होती है। हाइड्रोजन क्या होती है, गैस अवस्था में होती है। H2 कैसी है, गैस अवस्था में। किसकी उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में, निकिल चूर्ण है, ये कैसा है, ठोस अवस्था में। S लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर वनस्पति घी बनता है, वनस्पति घी, ये भी क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, यानी सेमी सॉलिड होता है वनस्पति घी। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, अब यहाँ पर देखो अभिकारक किस अवस्था में है, लिक्विड और गैस, दो अवस्थाओं में है। उत्प्रेरक किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, दोनों भिन्न हो गए, और ये भी ठोस अवस्था में। ये कहलाता है विषमांगी उत्प्रेरक या विषमांगी उत्प्रेरण। तो ये वर्गीकरण था समांगी और विषमांगी भौतिक अवस्था के आधार पर। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो है नंबर 2 है संगठन या क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रियाओं के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। ये है सेकंड वर्गीकरण है क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। तो इसमें देखो मेन 4 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और जैव उत्प्रेरक। तो होते क्या हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब होता है कि ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देते हैं, यानी वृद्धि कर देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को कम कर देते हैं, घटा देते हैं, उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। इसके बाद स्वतः उत्प्रेरक, यानी ये वो होते हैं कि जिनमें अभिकारक, जब अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं तो वो अभिकारक खुद ही उत्प्रेरक का काम करते हैं, अर्थात स्वतः उत्प्रेरक होते हैं, अपने आप में उत्प्रेरक होते हैं और अभिक्रियाओं को संपन्न कराते हैं, उन्हें स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। लास्ट है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक जो कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे यीस्ट है, इन्वर्टेज एंजाइम है, ये एंजाइम है, प्रोटीन है, जो इनके अभिक्रियाओं को परिवर्तित करते हैं, वेग को प्रभावित करते हैं, तो उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। तो हम इसमें पहला पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, धनात्मक उत्प्रेरक पढ़ते हैं। ये है धनात्मक उत्प्रेरक, यानी वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। अगर ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, ये क्या कहलाते हैं, ये धनात्मक उत्प्रेरक हैं। धनात्मक यानी ये क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ऐसे ही जब पोटेशियम क्लोरेट की अभिक्रिया कराई जाती है, पोटेशियम, मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ, क्या नाम होता है इसका, पोटेशियम क्लोरेट, बार बार उदाहरण आता है ये पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। इसको जब गर्म करते हैं तो KCl और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। ये अपघटन अभिक्रियाओं में भी लिख सकते हैं, ये संयोजन अभिक्रियाओं में भी लिख सकते हैं। ये तीनों क्या है, सभी गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ये विषमांगी अभिक्रिया है, ठोस अवस्था है। तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट किस में बदल जाता है, KCl और O में। यहाँ पर जो मैंगनीज का जो चूर्ण होता है, ये किसका काम करता है, धनात्मक का काम करता है। अगर हम इसको बिना इसके गर्म करते हैं तो इसका अपघटन धीरे होता है, बहुत देर में होता है। तो अभिक्रिया को तेज करने के लिए MnO2 डाला जाता है। ये जो चूर्ण होता है ये क्या कहलाता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है ऋणात्मक उत्प्रेरक या ऋणात्मक अभिक्रियाएं। यहाँ पर देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ऋणात्मक उत्प्रेरक में क्या होता है कि वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को कम कर देते हैं या घटा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे अभिक्रिया में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये क्या होता है, इसको यदि खुला रख दें तो थोड़ी सी देर में ही अपघटित हो जाता है, वाष्पित होकर उड़ जाता है। तो इसको अभिक्रिया इसकी इतनी तेज़ी से होती है कि तुरंत ही जल और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। अब हमें इसे बचाने के लिए क्या करते हैं, ताकि इसकी अभिक्रिया धीमी गति से हो, इसमें ग्लिसरॉल मिला देते हैं। ग्लिसरॉल एक उत्प्रेरक है, कैसा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है।
जो कि इसकी अभिक्रिया की गति को कम कर देता है, घटा देता है, तो इसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं और हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बचा रह जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है ये CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, जिसको निश्चेतक के रूप में यानी बेहोश करने में काम लिया जाता है। ये क्लोरोफॉर्म क्या होती है, यदि हम इसको वायु में खुला छोड़ दें तो ये वायु से, वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक जहरीली गैस बनाती है जिसे फॉस्जीन कहते हैं। ये जहरीली गैस है जिसे सूंघने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो अब ये जो अभिक्रिया होती है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से अभिक्रिया कर लेती है, तो इसे बचाने के लिए इसमें कुछ मात्रा में एथेनॉल मिला देते हैं, अल्कोहल मिला देते हैं, जिससे ये फॉस्जीन अब नहीं बनती है, बहुत ही कम मात्रा में बनती है और क्लोरोफॉर्म को हम बचा सकते हैं। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल, यहाँ पर एथेनॉल, ये क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक हैं, यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, घटा देते हैं। ये हो गया हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद है हमारा स्वतः उत्प्रेरक। देखो इम्पोर्टेंट उत्प्रेरक है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है स्वतः उत्प्रेरक, यानी जो उत्पाद जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद यानी प्रोडक्ट स्वयं ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे, यानी उसको बढ़ा दे या घटा दे, बढ़ाते हैं ज़्यादातर, कर दे, तो वह उत्पाद स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे हम अभिक्रिया में बात करें, एथिल एसीटेट है हमारे पास, ये क्या है, CH3COOC2H5, इसका नाम होता है एथिल एसीटेट, ठीक है। एस्टर है, सामान्य क्या बोलते हैं इसको, एस्टर। बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तो पता चलेगा एस्टर क्या होता है। इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं जल से, ये क्या है, जल, H2O, तो अभिक्रिया होती है, इसमें तीर के निशान के ऊपर कोई भी नहीं है ना, तो आगे जो उत्पाद बनता है वो बनता है CH3COOH, इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल, प्लस में C2H5OH, ये बन गया हमारा एथेनॉल। तो जब ये अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है, बहुत ही धीमी गति से, स्लो होती है। जैसे ही एसिटिक अम्ल बनता है, थोड़ा सा बनता है, तो अभिक्रिया तेज हो जाती है, अर्थात ये जो उत्पाद है एसिटिक अम्ल है, ये स्वतः उत्प्रेरक का काम करता है और अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। ये कहलाता है स्वतः उत्प्रेरक और ये प्रक्रिया कहलाएगी स्वतः उत्प्रेरण। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद है चौथा है जैव उत्प्रेरक, यानी इसमें डेफिनेशन क्या होगी, वे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं यानी जो प्रकृति में संपन्न होती हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाने वाले कारक जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये सामान्यतः क्या होते हैं, ये एंजाइम होते हैं, है ना, ये सामान्यतः एंजाइम होते हैं। जैसे माल्टोज शर्करा है, ग्लूकोज भी शर्करा है, ये क्या है, दोनों शर्कराएं हैं, ये भी क्या है, शर्करा। तो ग्लूकोज माल्टोज में बदलती है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। ये एंजाइम है जो जैव उत्प्रेरक का काम करता है, ये क्या है, जैव उत्प्रेरक, ठीक है। ऐसे ही यूरिया जो हमारे शरीर में बनता है, यूरिएज नामक एंजाइम की उपस्थिति में अमोनिया व CO2 में अपघटित हो जाता है। तो ये भी एक एंजाइम है जो जैव उत्प्रेरक का काम करता है। इस तरह से ये जैव उत्प्रेरण क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार कंप्लीट हो गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है दो डेफिनेशन और हैं जिनको उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष कहते हैं। उनमें क्या होता है कि जैसे उत्प्रेरक की भी क्रियाशीलता होती है खुद की, जैसे मान लो ये उत्प्रेरक है हमारा कि ये कब नष्ट होता है, कब ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो उत्प्रेरक वर्धक यानी ऐसे पदार्थ हम उत्प्रेरक में भी मिला दें बाहर से जिससे इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाए तो उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ बाहर से मिला दें जिससे उत्प्रेरक नष्ट हो जाए तो उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो उत्प्रेरक का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो उनकी डेफिनेशन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
कि अब तक हमने उत्प्रेरक पढ़े थे, उत्प्रेरक अभिक्रियाओं को प्रभावित कर रहे थे, क्रियाशीलता को प्रभावित कर रहे थे। अब जो पदार्थ हम बाहर से डालेंगे यानी उत्प्रेरक में भी बाहर से मिलाएंगे, वो क्या होंगे, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक यानी वे रासायनिक पदार्थ, थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको, वे रासायनिक पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ यानी जो कैटालाइज डाला जाता है के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है, उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं या उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। लेकिन वे स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, यानी ये पदार्थ जो डाले गए हैं ये उत्प्रेरक नहीं है, ये तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन दोनों गैसें अभिक्रिया करती हैं, किसकी उपस्थिति में, Fe की उपस्थिति में, यानी आयरन। ये तो क्या कहलाता है, ये है हमारा उत्प्रेरक। कैसा है, धातु उत्प्रेरक है। अभिक्रिया में क्या बनती है, अमोनिया, NH3 के 2 अणु बनते हैं यहाँ पर, और ये 3 दूनी 6, ठीक है। अब यदि हम इसमें बाहर से और क्या मिला दें, MO चूर्ण, MO चूर्ण को और मिला दें, इसमें ऐड कर दें, तो MO चूर्ण क्या कहलाता है, ये उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है, यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ MO चूर्ण Fe उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। अतः यह कौन, MO मोलिब्डेनम, MO चूर्ण उत्प्रेरक वर्धक होता है, वर्धक है, ठीक है। इस तरह से नीचे एक लाइन लिख देना, तो ये हो गया उत्प्रेरक वर्धक का एग्जाम्पल और उसकी परिभाषा। और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मान लो हमने अभी वनस्पति तेल का एग्जाम्पल लिया था, उसमें निकिल चूर्ण डालते हैं, ठीक है। निकिल चूर्ण के साथ हम कॉपर धातु भी मिला दें तो घी तेजी से बन जाता है, तो उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है उत्प्रेरक विष। ये देखो सेम परिभाषा है, थोड़ा सा अंतर है। उत्प्रेरक विष यानी वे रासायनिक पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर क्रियाशीलता में कमी आ जाती है, वहाँ पर वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर क्या आ रही है, कमी आ रही है, कमी हो जाती है, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। लेकिन ये स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, यानी उत्प्रेरक नहीं होते, उत्प्रेरक में बाहर से मिलाए जाते हैं। हम इसी एग्जाम्पल को लें कि यदि यहाँ पर क्या हुआ है, N2 प्लस में H2, ज़्यादा एग्जाम्पल याद रहेंगे, इसी एग्जाम्पल को रिपीट करते रहो। तो ये किसकी उपस्थिति में, Fe से अभिक्रिया कराते हैं और NH3 बनता है, NH3 2 और यहाँ पर 3। अब यदि इसमें CO मिला दें, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दें, ये भी मिला दिया इसमें, ये क्या होता है, उत्प्रेरक विष। तो इसमें लिख लो नीचे नोट डाल के, यदि MO चूर्ण की जगह Fe के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मिला दिया जाए, गैस को मिला दिया जाए तो Fe की यानी आयरन की क्रियाशीलता या सक्रियता कम हो जाती है, Fe की सक्रियता कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे क्या होगा, उत्पाद नहीं बन पाते हैं, अमोनिया गैस नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है, इसके लिए, उत्प्रेरक के लिए जहर का काम करता है, यानी विष का काम करता है, तो इसे कहते हैं उत्प्रेरक विष। इसी तरह प्रकार ये हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है।
कंप्लीट हो गया। उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता, उनको प्रभावित करने वाले कारक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।